चलो लॉज ऑफ मोशन मिल रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिकली थोड़ा सा फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग मैकेनिक्स को पहले भी डिस्कस किए थे कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स, ठीक है। तो फोर्स और कॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन अगर हम बोलते हैं तो ये डायनामिक्स के अंतर्गत आता है। डायनामिक्स मतलब जो मोशन हो रहा था उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। तो इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक फोर्सेस का पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास 9 में बात करते हैं, फोर्स को डिफाइन करते हैं, पुश और पुल, जो कि ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है या फिर उसके डायमेंशन को चेंज करता है। इस तरह हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फोर्स को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड भी करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जब दो बॉडी आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट पे है तो उस समय जो फोर्स एक्ट होगा तो उसे बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, विस्कस हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, टेंशन, इस तरह का फोर्स को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या पढ़े थे, जैसे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये सभी फोर्स आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में। तो हम लोग को दोनों फोर्स में पढ़ना है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना है हम लोग को जनरली इस चैप्टर पे सारे कॉन्टैक्ट फोर्स का। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिटेल्स हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ये सब चैप्टर में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, इन सब में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली जो मैकेनिक्स में जो फोर्स होता है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स का मतलब वही हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होता है फील्ड फोर्स, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में फोर्स का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है, ठीक है। हम लोग को डेली लाइफ में फोर्स का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है। अगर कोई ब्लॉक मूव करता है तो उस पर भी एक नेट फोर्स लग रहा है, तभी वो एक्सीलरेट कर पा रहा है। और न्यूटन के सेकेंड लॉ पे हम लोग ये जानते हैं, सेकेंड लॉ से, कि जो नेट फोर्स लगता है बॉडी में वो मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल आता है हमेशा। हम लोग क्लास 9 से देखते आ रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारा बेसिक फोर्स भी बचपन में पढ़ चुके हैं। हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कैसे फोर्सेस को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा किस तरह हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करते हैं, ये सब चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। किस तरह फ्री बॉडी डायग्राम पे को अप्लाई करते हैं, फ्री डायग्राम, बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, तो जो भी ये कंसेप्ट है इन सब को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से देखना, और कोई भी डाउट होगा तो पूछना जरूर, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले कि बेसिक कंसेप्ट क्या है फोर्स का, तो देखो कुछ हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मान लो कि एक टग ऑफ वार का जो गेम होता है ना, टग ऑफ वार, एक रस्सी होता है, उसको दोनों टीम उसको पुल करता है। तो उस पे क्या देखते हैं हम लोग, वही नेट फोर्स एक्ट करेगा, है ना। नेट फोर्स जो टीम एक्ट करेगा ज्यादा, वही दूसरे टीम को पुल कर लेगा। या अगर हम लोग किसी, इमेजिन करते किसी स्टेशनरी बस में है और सडनली अगर स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड की तरफ, सॉरी बैकवर्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब रेस्ट में हम लोग है और बस सडनली स्टार्ट करेगा तो हम लोग बैकवर्ड मूव करेंगे, और जब मोशन पे बस रुक जाएगा तो हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे। या फिर कोई कार है, अगर हम लोग टर्न करते हैं उस कार से किसी कॉर्नर पे, रोड पे, तब लोग ये देखेंगे कि हम लोग पे एक रेडियल आउटवर्ड फोर्स लगता है। तो कहीं ना कहीं से हर जगह हम लोग को एक फोर्स का फील होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कार हिट कर रहा है किसी वॉल पे, तो हम लोग ये देखते हैं कि एक तो चेंज स्टेट ऑफ मोशन हो जा रहा है ना, कार का शेप चेंज हो गया,
या फिर कार रुक गया जाके। तो ऐसा कुछ कुछ जो इफेक्ट है वो फोर्स का हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक बात बोल सकते हैं क्या, एक बात हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो कॉज ऑफ मोशन होता है बेसिकली वही फोर्स है ना, कॉज ऑफ मोशन ही फोर्स होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, मोशन का जो कॉज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो कॉज देख रहे हैं मोशन का, कॉज ऑफ मोशन, वही बेसिकली क्या है, फोर्स है। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन ही फोर्स है, मतलब मोशन का जो कॉज हो रहा है। इसका इफेक्ट अगर बात करें फोर्स का, तो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो जाएगा। इफेक्ट हम लोग बचपन से पढ़ रहे, 9th क्लास से हम लोग यस सर। जानते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मतलब फोर्स का काम क्या होता है, किसी भी स्टेट को चेंज करना, स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है उसे रेस्ट पे ले आएगा, अगर रेस्ट पे है तो मोशन पे ले आएगा। तो बोलेंगे कि हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, है ना। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको बढ़िया से देखना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ये कुछ कॉज होता है फोर्स का, है ना। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है, वो फैक्टर फोर्स है ना। तो फोर्स एक तो चेंज करेगा स्टेट ऑफ मोशन को, या फिर बोलेंगे कॉज ऑफ मोशन कर रहा है, ठीक है, या तो फिर डायमेंशन स्टेट को चेंज कर रहा है। तो फोर्स को डिफाइन करना होगा, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं फोर्स को, हम लोग बोलते हैं फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल। हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल which tries which tries which tries to change which tries to change the state of rest or of uniform motion, ठीक है, which tries to change the state of rest or uniform motion। मतलब फोर्स एक ऐसा कोई कारण है, एक पुश या पुल है जो क्या करता है, जो कोशिश करता है, ट्राई करता है या टेंस करता है क्या, स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, रेस्ट पे है तो रेस्ट से मोशन पे आएगा, या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है तो, ठीक है, मतलब एक ऐसा कोई फैक्टर, ऐसा कोई कॉज जो क्या करेगा, ट्राई टू स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और स्पीड ऑफ रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो। जब बात करें स्पीड ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो। जब बोलते यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इतना समझ लो इजी लैंग्वेज में ये कि स्टेट को चेंज कर सकता है, अगर रेस्ट पे है तो मोशन पे ला सकता है, मोशन है तो रेस्ट पे ला सकता है। ये जो भी कॉज होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। ठीक है, जैसे नॉर्मल अगर हम लोग किसी चीज को पुल करते हैं या पुश करते हैं, दोनों कंडीशन में फोर्स लग रहा है। अच्छा, फोर्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ये तो हो गया। अब लोग फोर्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा कैटेगरी, एक हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, एक हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स का, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स,
कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है इंटरेक्शन, मतलब कांटेक्ट हो रहा है ना, इंटरेक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक, दैट दैट आर इन कांटेक्ट, इधर कांटेक्ट लिख दो, है ना, जो आपस में कांटेक्ट पे है। और नॉन कांटेक्ट में बोलेंगे कि इसको बोल सकते हैं कि अट्रैक्ट और रिपेल, मतलब दो बॉडी इधर अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, इवन फ्रॉम डिस्टेंस, मतलब बहुत डिस्टेंस से भी ट्रेवल कर जाएगा, ट्रेवल बोलते सॉरी, अट्रैक्ट रिपेल कर जाएगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल्स होता है, इससे अगर बात करेंगे हम लोग कांटेक्ट फोर्स का, तो कांटेक्ट फोर्स एग्जांपल जानते हैं, जैसे अप्लाइड फोर्स हो गया, जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तभी अप्लाइड फोर्स जो लग रहा है बॉडी पे, वो कांटेक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। ड्रैग फोर्स, ड्रैग का मतलब विस्कस ड्रैग, जो फ्लूइड पे लगता है, लिक्विड या गैस पे, फ्लूइड पे, ड्रैग फोर्स। इसके अलावा हम लोग क्या बात की है, फ्रिक्शनल फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। दीज आर सम कैटेगरीज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, तो इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, जैसे इसका एग्जाम्पल एक हो गया मैग्नेटिक फोर्स, क्लास 9 में पढ़े ये सब, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये सब फोर्स का एग्जाम्पल है, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। तो हम लोग को इस चैप्टर पे मैकेनिक्स पे अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में, नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हम लोग जनरली इन सब फोर्स के पढ़ेंगे इस चैप्टर पे, मैकेनिक्स पे, लॉज ऑफ मोशन पे, है ना। और हम लोग आगे क्लास 12 में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्लास 11 में, ये वाला अपनी क्लास 11 में हमको पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अच्छा, आगे बात करते हैं फिर। देखो, कुछ फंडामेंटल फोर्स का नेचर होता है, जैसे कि अगर हम लोग बोला जाए कि व्हाट इज द वेरियस फंडामेंटल फोर्स, तो फंडामेंटल फोर्स बेसिकली चार तरीके का होता है। नेचर में पाया जाना जो फंडामेंटल फोर्स है ना, वो चार तरीके का होता है, हम लोग चार ग्रुप में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो ग्रुप होता है ना, हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर जो होता है, उसको हम लोग बेसिकली चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसका टाइप हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड को, हाँ, अगर टाइप ऑफ फोर्स लिखे, अगर हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्स को देखें, टाइप्स ऑफ फोर्स, और कॉज ऑफ फोर्स, मतलब कारण क्या है फोर्स का, कॉज ऑफ फोर्स, है ना, बेसिक सा बात है बिल्कुल। ये सब तुम लोग बहुत लोग जानते भी हो, ये सब बात अगर पढ़े हो ध्यान से तो,
ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉज ऑफ फोर्स और रेंज। टाइप्स ऑफ फोर्स में अगर बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का, अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, आज का क्लास में बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा, ठीक है, जो टॉपिक का शुरुआत है वो सब। तो इसका मतलब क्या होता है, कारण क्या इसका, इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन या इंटरेक्शन जो भी बोले हम लोग, किसमें होता है, बिटवीन मासेस में होता है, मास के बीच में, है ना, मासेस। इसका रेंज होता है इनफाइनाइट, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर दूर तक लगता है, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज में लगता है, अर्थ मून के बीच में लगता है, अर्थ सन के बीच में लग रहा है, तो इनफाइनाइट रेंज तक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गया और मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया, तो एक साथ कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस पे बात किया जाए तो बेसिकली इसमें इंटरेक्शंस होता है किसमें, बिटवीन चार्जेस, चार्जेस में इंटरेक्शन होता है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल बोलते हैं सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। चार्जेस का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर मैग्नेटिक चार्ज। तो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्सेस होता है, चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इस तरीके के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका भी रेंज होता है इंफिनिटी, ठीक है। तो दीज आर सम फंडामेंटल फोर्स, और भी हम बता रहे हैं अभी। तो ये हम लोग बेसिकली चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, है ना, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में भी क्लास 12 में थोड़ा बहुत पढ़ना है, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स में, इस पे इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में हम ऐसे यहाँ पे, ठीक है, इंटरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, दिखा दिए सेम। इंटरेक्शन बिटवीन, किस पे इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में, है ना। न्यूक्लियर फोर्स के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन्स हो गया या फिर न्यूट्रॉन्स, जिसको लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं कलेक्टिवली। न्यूक्लियॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। इसका रेंज बहुत ही कम होता है, मतलब इतना समझ लो 10⁻15 मीटर तक, बहुत छोटा रेंज का फोर्स है, बहुत शॉर्ट, है ना। ये इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज फोर्स। इसको बोलते हैं फेम्टोमीटर या फर्मी, फर्मी के रेंज का होता है ये, फर्मी, है ना, फर्मी। 1 फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर। इट इज बेसिकली शॉर्ट रेंज फोर्स। तो ये तीन टाइप का हो गया, चार टाइप में डिवाइड करते हैं हम लोग ग्रुप में। एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा हो गया न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा जो होता है फंडामेंटल फोर्स में, उसको हम लोग बोलते हैं वीक फोर्स। फोर्थ वन इज नोन एज वीक फोर्स। वीक फोर्स, तो इसको हम लोग थोड़ा हायर क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग के मतलब हम लोग के अभी एक्सप्रेशन रेंज से बाहर है, बिकॉज इसको हम लोग क्लास 12 के बाद ही पढ़ते हैं, है ना, क्लास 12 के बाद। तो इसको भी डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे अभी भी बहुत सारा थ्योरी और रिसर्च चल रहा है। न्यूक्लियर फोर्स होता है बेसिकली शॉर्ट रेंज फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स का काम होता है न्यूक्लियस को बाउंड करके रखना, न्यूक्लियस को पकड़ के रखना, बाउंड करके रखना, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो दीज आर सम फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस जो कि नेचर में पाया जाता है ना। और ये हम होता है कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स का कैटेगरी। और हम लोग यहाँ बात किए कि फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, सर अब हम इन लोग बात चारों करते में हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? क्या बोल रहे हो? इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, इट्स वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, है ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीकेस्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स।
ये वाला फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसको हम लोग, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इट इज द रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, ऐसे बोल दो, टू कीप द न्यूक्लियंस बिहाइंड, द न्यूक्लियंस बाइंडेड बोल दो, द न्यूक्लियंस बाइंडेड। बाइंड मतलब बाउंड से बाइंड आया है, मतलब बांध के रखता है न्यूक्लियस को, है ना, बाइंडेड। और विद इन द न्यूक्लियस ऐसे बोल सकते हो, बाइंडेड विद इन द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखता है ये वाला फोर्स। मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि एक तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए वैलिड है ना। सोच ही रहे हो 10⁻15 मीटर, मतलब तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है वैसा। वेरी शॉर्ट रेंज मतलब हम लोग नैनोमीटर से भी छोटा ले रहे हैं, है ना। तो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स को हम लोग बोलते हैं। इसके साथ साथ ये याद रखना कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर बोले ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी वीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब भी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट, मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स। तो सबसे वीक फोर्स ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत ही वीक फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है ये, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ तक बात कर ली हम लोग बेसिक बात। अब हम लोग आगे देखते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। ये भी तुम लोग क्लास 9 में पढ़े हो, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो कोई बता पाओगे क्या होता है फर्स्ट लॉ? बोलो तो, फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताओ? सर इनर्शिया। इनर्शिया, वेरी गुड। डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ को? मतलब क्या कहना चाहता है फर्स्ट लॉ, उसको अपने लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? इनर्शिया तो ठीक है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट का जो कि रेस्ट पे रहना चाहता है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना चाहता है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे फर्स्ट लॉ को, किस तरह समझेंगे, बता पाओगे? सर कोई ऑब्जेक्ट उसी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पे ना लगे। हाँ वेरी गुड, यही बस फर्स्ट लॉ है ना, यही तो फर्स्ट लॉ है। कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहना चाहेगा या तो फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से मूव करना चाहेगा, अनलेस हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्टर्ब ना करे। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है अनबैलेंस फोर्स। देखो इंटरनल फोर्स लग सकता है आपस में, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करेगा, ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है अनबैलेंस फोर्स। द फोर्स which is basically unbalanced is called external force। तो मान लो ऑब्जेक्ट है, आइदर ये रेस्ट में रहना चाहता है, आइदर दिस ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, आइदर दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये यू कांस्टेंट है मान लेते हैं, है ना। जब तक कि इसको हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लाके डिस्टर्ब ना करें, तो क्या बोलते हैं, states that a body continue to be in a state of rest state of rest है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट और
moving with uniform velocity until and unless an external unbalanced force and external unbalanced force सब लोग जानते ही हो, है ना? बहुत छोटा मोटा बात ये सब 9 क्लास में पढ़े थे स्टेटमेंट, है ना? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. एक्टेड ऑन इट, ठीक है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्टेड ऑन इट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स का मतलब यही हुआ ऐसा कोई फोर्स जो कि मोशन को डिस्टर्ब करे, जो कि बाहर से लगाए हम लोग तो वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे. डेफिनेटली अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपने यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा, या तो फिर अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा. ठीक, either it is moving with a constant velocity or it is at rest, or either it is rest. So this is called basically न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब देखो यहां से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से यहाँ से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है विच इज द कॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट. हम लोग ये देख लिए. और मोशन ऑफ द बॉडी ऐसे हम लोग बात किए, है ना? फर्स्ट लॉ से क्या देखे, फोर्स जो होता है वो कैसे काम करेगा, एजेंट की तरह काम कर रहा है. फोर्स एक्ट एज एजेंट व्हिच बेसिकली कॉज द चेंज इन स्टेट. वही क्या करता है, फोर्स स्टेट चेंज करने का एक कॉज होता है. तो इस बेसिकली ये ना फोर्स का एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन दे रहा है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव. मतलब कि मैथमेटिकल तो डिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा बोल दिया कि फोर्स एक ऐसा कोई फैक्टर है, एक ऐसा कोई एजेंट है जो मोशन का एक कॉज बन सकता है, ऐसा कुछ बोल दिया है ना. स्टेटमेंट में न्यूटन ने ऐसा कुछ बोला कि एक कॉज बन सकता है. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक बेसिकली क्या करता है, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ये न्यूटन लॉ कहीं ना कहीं से क्वालिटेटिव डेफिनेशन के बारे में बताता है. मतलब नॉट अ क्वांटिटेटिव बट क्वालिटेटिव, है ना? मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि फोर्स एक ऐसा कोई एजेंट है, फोर्स एज एन एजेंट विच इज द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी. तो ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन फोर्स का दे रहा है. तो जैसे यहाँ पे किसी ने बोला था स्टार्ट में कि इनर्शिया के बारे में बताता है. तो इनर्शिया वही एक प्रॉपर्टी ही होता है बॉडी का, जो कि बॉडी को रेस्ट में रहना है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से तो मूव करता रहेगा. इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया भी बोलते हैं. इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. तो इनर्शिया को थोड़ा हम लोग समझते हैं अच्छे से. देखो ये सब तुम लोग क्लास 9 में किए हो, तो आज का क्लास में बेसिक वही सब बात हम लोग करेंगे. ठीक है, बेसिक बात सारा, ताकि फंडामेंटल क्लियर रहे. ये मान लो ग्लास है, ठीक है? कांच का एक ग्लास ले लिया हम लोग, या कोई भी ग्लास, और इसके ऊपर हम लोग क्या करें, कार्डबोर्ड रख देते हैं. इसके ऊपर हम लोग ऐसे एक कार्डबोर्ड रख दिए. एक हम लोग इसके ऊपर इस तरह का एक
कार्डबोर्ड या पेपर को ऐसे, पेपर को रख दिए, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर, ग्लास के ऊपर, ठीक। और यहाँ पे हम लोग कॉइन रख देंगे, मान लो हम लोग यहाँ पे कैसे एक कॉइन रख दिए, हम लोग एक कॉइन रख दिए, ठीक। ठीक है, एक ग्लास है। तो यदि हम लोग क्या करेंगे ना, अगर इस हम लोग पेपर शीट को पुल करके रैपिडली निकालेंगे, या फिर हम लोग अगर इसको स्ट्रक करेंगे, स्ट्रक ऑफ करेंगे इस तरह, है ना, इधर पुल करके निकालेंगे तो हाथ से स्ट्रक ऑफ करेंगे, दोनों कंडीशन में क्या देखेंगे, स्ट्रक करने से या फिर इसको पुल करने से। स्ट्रक मतलब जैसे हम लोग कैरम बोर्ड जब खेलते हैं, कैरम कैरम भी स्ट्राइकर्स, इस तरह हम लोग स्ट्राइक करते हैं, जो भी हम लोग के पास कैरम बोर्ड में जो भी ये होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गोटी जो होता है कैरम बोर्ड में, है ना, उसको हम लोग जब स्ट्रक करते हैं स्ट्राइकर से, उस तरह इस पेपर को हम लोग स्ट्रक कर सकते हैं, तो पुल कर सकते हैं। तो ऐसा करने से देखेंगे कि कॉइन हमारे साथ नहीं आएगा, पेपर के साथ कॉइन बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी एक इनर्शिया के प्रॉपर्टी को शो करता है। स्टेप 2 में अगर ऐसा कुछ हम लोग देखें कि पेपर को हम लोग खींच के निकाल लिए, है ना, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेपर को ऐसे निकाल दे रहे हैं हम लोग अगर, तो ग्लास में यहाँ पे ऐसे कॉइन बचेगा, है ना, नीचे, तो कॉइन नीचे गिर जाएगा पूरी तरह से, कॉइन ऐसे नीचे आ जाएगा, पेपर के साथ नहीं निकलेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ऐसा क्यों हो रहा है, ये न्यूटन की फर्स्ट लॉ की वजह से हो रहा है। ऐसा न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉइन रेस्ट पे था, तो ये कॉइन रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, सडनली इसको जब फोर्स मिल जा रहा है, मोमेंट मिल जा रहा है ना, तो ये क्या कहेगा, ये चाहेगा कि अपने रेस्ट को मेंटेन करता रहे। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कॉइन जो होगा फॉल कर जाएगा, कहाँ पे, कप में या ग्लास में फॉल कर जाएगा। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, द कॉइन एट रेस्ट फॉल्स टू द ग्लास, है ना। इसी को हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ का मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। दिस बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एग्जांपल। तो तुम लोग बहुत अच्छे से क्लास 9 में सब चीजों को पढ़ते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। उस समय लिखा रहता है कि जैसे हम लोग बस में जा रहे हैं, सडनली ब्रेक लगा, या हम लोग रुके हुए हैं, बस स्टार्ट हो गया, तो हम लोग फॉरवर्ड की तरफ फॉल कर जाएंगे, बैकवर्ड की तरफ फॉल कर जाएंगे। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं इनर्शिया को कुछ इस तरह कि ऐसे बोलेंगे हम लोग, each and every body everybody has tendency, everybody has tendency, हर एक बॉडी का कुछ टेंडेंसी होता है ना, टू रेजिस्ट, मतलब रेजिस्ट मतलब रोकना,
its change in the state of motion. Change in state of motion. Change in state of motion. स्टेट का मोशन चेंज का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। यही क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ठीक। और दूसरा फैक्टर क्या देखेंगे इस पे, कि जो इनर्शिया होता है बॉडी का, वो हमेशा याद रखना मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, है ना। हायर द मास हायर द इनर्शिया। अगर हम 10 kg का ऑब्जेक्ट लेंगे और 5 kg का ऑब्जेक्ट लेंगे तो 10 kg ऑब्जेक्ट पे इनर्शिया ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5 kg ऑब्जेक्ट। 10 kg ऑब्जेक्ट 5 kg से ज्यादा इनर्शिया रहेगा, यानी कि वो ज्यादा ट्राई करेगा रेस्ट पे रहे एज कम्पेयर टू 5 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, या फिर क्या बोलेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ को। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई डाउट यहाँ तक किसी का तो पूछो थ्योरी पार्ट में। सब ये सब तुम लोग जानते ही हो, 9th क्लास में अच्छे से पढ़े हुए सब चीजों को, तो ये सब बेसिक बता दी एक बार ताकि तुम लोग याद रहे। कोई डाउट यहाँ तक है किसी को, बोलो। नो सर। नहीं है, ओके ठीक। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग बेसिक सब डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और मैकेनिक्स प्रॉब्लम में आ पाए जल्दी से, लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह पढ़े। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ना, बेसिक बात है। तो अब देखते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो ये भी टर्म तुम लोग जानते हो, लीनियर मोमेंटम। किसी को याद है क्या होता है, बोलो। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम बोलते हैं या फिर लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, सपोज मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसका मोमेंटम को लिखेंगे हम लोग m इंटू वी, है ना। अब देखो ये मास तो स्केलर होता है, मास का मतलब सिंपली नंबर, 5 kg 10 kg 100 kg, है ना, 1000 kg। तो ये तो जस्ट नंबर है, तो ये स्केलर होता है मास हमेशा। और मास हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी मास नेगेटिव नहीं हो सकता, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी वजह से ये मोमेंटम क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर का डायरेक्शन वही हो जाएगा जो मोमेंटम का डायरेक्शन वही हो जाएगा जो वेलोसिटी का होगा, क्योंकि स्केलर एक नंबर है, तो नंबर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलता है, तो इसलिए मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ये भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा, इसलिए वो मोमेंटम को हमेशा एक वेक्टर से ही डिनोट करेंगे। इसको डिफाइन कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, P मतलब मोमेंटम, ठीक। यूनिट हो जाएगा इसका kg
मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मोमेंटम यूनिट, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी फॉर मास एंड मीटर पर सेकेंड फॉर वेलोसिटी, तो कलेक्टिवली कॉल्ड केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये सब तुम लोग जानते ही हो। अब देखो मोमेंटम का सिग्निफिकेंस को समझो क्या होता है। मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए ना, तो ये एक्चुअली हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, हम लोग सेकेंड लॉ को न्यूटन लीनियर मोमेंटम से ही डिफाइन करते हैं। यदि मान लो हम लोग दो बॉडी को एक साथ ड्रॉप कराए, दो ऑब्जेक्ट को, है ना, इफ वी ड्रॉप टू बॉडीज साइमल्टेनियसली, वन लाइट और वन हेवी, एक लाइट और एक हेवी है, मान लो कि एक टॉप ऑफ द टावर से दोनों को हम लोग फेंक रहे हैं, मतलब ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर कैच करना रहेगा हम लोग को तो ऑब्वियसली लाइटर को हम लोग बहुत आसानी से कैच करेंगे, जबकि हेवियर को हम लोग उतने आसानी से कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में क्या बोले? अगर हम दो ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ऊपर से किसी हाइट से, तो एक का मास हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा हेवियर है, मान लो, मतलब एक ऑब्जेक्ट थोड़ा हेवियर है और एक ऑब्जेक्ट लाइटर है, तो डेफिनेटली इस चीज को हम लोग फील करेंगे कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग काफी आसानी से कैच कर सकेंगे, बट जो हेवियर ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग थोड़ा मुश्किल से, मतलब हम लोग को थोड़ा दिक्कत होगा उसको कैच करने में, जबकि दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मोमेंटम की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जिसका मास ज्यादा है ना उसका मोमेंटम भी ज्यादा हो जा रहा है। हायर द मास हायर इज द मोमेंटम। वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट विल सेम, दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का सेम भी होगा, and if the mass is different then higher mass or the heavier body has always greatest momentum, definitely दोनों का प्रोडक्ट है इसलिए। तो यहाँ से हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को भी देखते हैं इस मोमेंटम से, है ना। देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या बोला जाता है, ये भी तुम लोग जानते हो, इसमें बोला था रेट ऑफ मोमेंटम। अब देखो रेट ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? डीपी बाई डी। रेट का मतलब जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बाई टाइम। तो हम लोग क्या बोलते, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोला जाता है सेकेंड लॉ में? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ में ये बोला जा रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ में ये बोला जा रहा है कि रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि डीपी बाई डी का मतलब रेट ऑफ मोमेंटम वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, है ना। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक, रेट ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जहां पे मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है? mv होता है। स्टेटमेंट तुम अपना यहाँ से अपने से लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन the rate of momentum of body is always directly proportional to or depend upon external force applied on the body. Okay, this is called Newton's second law of motion. So F equal to dp by dt. तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग P को क्या लेते हैं? P को हम लोग लेते हैं यहाँ पे मोमेंटम m into v। इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो यहाँ पे दो फंक्शन f इक्वल टू क्या हो जाएगा? d बाई डी टी, और मोमेंटम का वैल्यू लोग पुट कर देंगे यहाँ पे mv। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग u डॉट v लगाते हैं, कांस्टेंट है, मास यहाँ कंसीडर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? u इंटू वी रूल से पहले हम लोग m को छोड़ देंगे
फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई dt को, फिर हम लोग v को छोड़ देंगे, किसको करेंगे हम लोग, dm बाई dt को, है ना, ये u इंटू वी रूल है। तो मास कांस्टेंट होता है हमेशा, सब लोग जानते हो कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, या कांस्टेंट मास ले रहे हैं, वेरिएबल मास नहीं। मास वेरिएबल भी होता है, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन के टाइम हम लोग वेरिएबल मास देखते हैं, उसमें जैसे जैसे रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो जैसे जैसे फ्यूल उसका बर्न करता है, फ्यूल मतलब से इंजन चलता है, फ्यूल जैसे जैसे फ्यूल बर्न करता है उसी तरह मास भी कम होता रहता है रॉकेट में। तो वेरिएबल मास भी होता है, मास कैन बी वेरिएबल, लेकिन अभी के लिए लोग फिलहाल कांस्टेंट मास लेके काम कर रहे हैं, है ना। वेरिएबल मास भी हो सकता है, मास घटते रहता है टाइम के साथ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक ट्रक है और उसमें बालू भर दिए पूरा, और ट्रक में कुछ होल है अगर, तो धीरे धीरे ट्रक चल रहा है और बालू उससे गिरते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, तो जो टोटल मास है वो घटेगा बालू प्लस ट्रक का, तो भी एक वेरिएबल मास का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो मास कैन बी वेरिएबल, मास वेरिएबल हो सकता है, समझ में आ गया ना, मास कैन बी वेरिएबल और मास कैन बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट मास का कंडीशन लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मास का कंडीशन लेंगे तो देखो क्या होगा, अगर हम लोग कांस्टेंट मास का कंडीशन लेंगे तो यहाँ पे m क्या होगा, m कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो पूरा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे f का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना हो रहा है, m dv बाई dt, और dv बाई dt का मतलब होता है एक्सीलरेशन, है ना। अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी हम लोग एक्सीलरेशन a दे देगा, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे f का वैल्यू हो जाएगा m इंटू ए, यही न्यूटन सेकेंड लॉ है ना। एक्सटर्नल फोर्स हमेशा, जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा हमेशा टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम के इक्वल होगा। कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा सिस्टम पे, एफ एक्सटर्नल, इट्स ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसी को सेकेंड लॉ बोलते हैं। हमेशा नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, ठीक, वो मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होगा, इसी को हम लोग सेकेंड लॉ बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या देता है, सेकेंड लॉ एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दे रहा है फोर्स का। जैसे फर्स्ट लॉ हम लोग देखे थे कि क्वालिटेटिव के बारे में बता रहा है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन दे रहा है, बट सेकेंड लॉ जो है वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दे रहा है ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ फोर्स का क्वांटिटेटिव अप्रोच दे रहा है, जबकि फर्स्ट लॉ क्या देता है, क्वालिटेटिव अप्रोच। तो यहाँ से हम लोग फोर्स को डिफाइन कर देते हैं कि F इक्वल टू एम इंटू ए, लेकिन कैसा फोर्स, हमेशा याद रखना एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम पे लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कभी कि फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव कौन देगा, तो बोलना फर्स्ट लॉ, एंड क्वांटिटेटिव कौन देगा तो सेकेंड लॉ, ठीक है। तो ऐसे पूछता तो नहीं होता, ऐसे ही बोले बस जानकारी के लिए, तो याद रखना क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है ये। और हम लोग एक न्यूटन को लिखेंगे, फोर्स का यूनिट जो होगा न्यूटन होगा, सबको पता ही है, तो हम लोग एक ही न्यूटन को लिखते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन, ये सा यूनिट होता है ना, और सीजीएस होता है डाइन। तो 1 डाइन को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, है ना।
और 1 न्यूटन क्या होता है 10 की पावर 5 9 के बराबर। ठीक। और थर्ड लॉ सभी को पता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है हमेशा, है ना। थर्ड लॉ क्या बोला जाता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमेशा फोर्स एक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर पे लगता है, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है। तो थर्ड लॉ से कुछ बात याद रखना है यहाँ पे, न्यूटन के थर्ड लॉ से। ये 3 बेसिक्स लॉ को याद रखना है हमेशा, ठीक है। बेसिक अप्रोच है, तीनों को याद रखना है। अगर बात करेंगे हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ का, ठीक है। हम लोग बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इसको याद रखना कि हमेशा ये एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स लगता ही लगता है। जैसे अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा F1 न्यूटन, तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा F2 न्यूटन, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो याद रखना कि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है ठीक है, इसमें हमेशा सेम मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, सेम मैग्नीट्यूड होता है। और क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है आर, ठीक है, एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना कि एक्शन रिएक्शन पेयर, लिख लो इसको, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ये बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज करता है, ठीक है, कंफ्यूजन में रहता है इसमें। जब बात करें हम लोग एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, इसका मतलब ये समझ लेना, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, ऐसे बोल दो इसको, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। हाँ, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना, वो डिफरेंट बॉडी पे लगता है। जैसे मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हम थोड़ा समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, सेम मैग्नीट्यूड हो गया, और डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। सुनो, इसको समझा दे थोड़ा सा, देखो यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे अर्थ है, अर्थ सरफेस, और यहाँ पे बॉडी है ना। तो हमारे पास दो ब्लॉक हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया। तो अगर ये इस पे जितना एक्शन लगाएगा, सपोज कि ये इस पे कुछ एक्शन लगा रहा है ना, तो वन जो है वो टू पे एक एक्शन लगाएगा अगर, तो टू भी वन पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो जो दोनों फोर्स का नेचर क्या होगा, एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में लगता है, और दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, कभी एक बॉडी में नहीं लगता है कोई फोर्स। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन के लिए हमेशा दो बॉडी चाहिए, ठीक, हमेशा दो बॉडी चाहिए। अर्थ अगर अगर एक पॉटर है और वो अपने हेड पे कुछ वेट को कैरी कर रहा है, तो वेट उसके हेड पे जितना एक्शन फोर्स लगा रहा है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट उस पॉटर के हेड पे जितना फोर्स लगा रहा है, वो पॉटर का हेड भी ऑब्जेक्ट को उतना ही फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक तो पॉटर का हेड हो गया और एक हो गया वो ऑब्जेक्ट।
तो हमेशा दो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी याद रखना होगा हम लोग को कि एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली लगता है। पेयर एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, ठीक है, हमेशा एक साथ लगता है एक्शन रिएक्शन पेयर, साइमल्टेनियसली लगता है। इसके अलावा ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे समझते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक्शन रिएक्शन फोर्स है। इसको पढ़ाएंगे आगे, इस बात को याद रखना कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन बस फोर्स का नाम है, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स का भी एक एक्शन होगा, एक रिएक्शन होगा, लेकिन वेट का नॉर्मल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। लास्ट पॉइंट, एक्शन रिएक्शन पेयर ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। तो ये जो फोर्स होता है ना एक्शन रिएक्शन, ये सेम नेचर का होता है, मतलब दोनों एक टाइप का फोर्स होना चाहिए। जैसे मान लो वेट लग रहा है तो वेट का ही एक्शन होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे कुछ फोर्स लगा रहा है जो वेट के बराबर है mg, अर्थ भी उस ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा और दोनों का नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, है ना। तो सेम नेचर का फोर्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो अलग अलग नेचर का कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। जिस नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों अलग नेचर का फोर्स है, टेंशन और फ्रिक्शन दोनों अलग नेचर का फोर्स है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सेम नेचर पे बनता है, ठीक है। साइमल्टेनियस होता है, डिफरेंट बॉडी पे लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और सेम मैग्नीट्यूड का होता है। तो कुछ बात याद रखना पड़ेगा न्यूटन थर्ड लॉ के रिगार्डिंग। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट पे, मतलब जो भी डिस्कस किया अब तक? नो सर। बोलो नहीं, ठीक है, वेरी गुड। इसको नोट डाउन सबको कर लेना, बेसिक सब बात है ना। पीडीएफ भेज देंगे अभी क्लास के बाद। चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ देर में क्लास ऑफ हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और बेसिक फोर्स के बारे में, ठीक। देखो अगर बात करें कुछ बेसिक फोर्स का, बेसिक फोर्स अगर बोले तो बेसिक फोर्स में बहुत सारा फोर्स आता है। एक तो हो जाएगा वेट, mg होता है इसका मतलब, वेट का मतलब। तो वेट भी एक बेसिक फोर्स है, ठीक। नॉर्मल फोर्स बेसिक फोर्स हो गया, ठीक है। वेट हो गया, टेंशन हो गया, टेंशन। इसके बाद ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हम लोग लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। फ्रिक्शन, तो ये सभी बेसिक फोर्सेस है, ठीक। समझ में आ गया? तो अगर हम सर लोग वेट टेंशन देखें, क्या होता है? बताएंगे टेंशन क्या होता है। टेंशन फोर्स स्प्रिंग पे लगता है, स्ट्रिंग, धागा, स्प्रिंग, है ना, थ्रेड, इन सब पे लगने वाले फोर्स को बोलते हैं टेंशन। हम लोग सबको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। टेंशन को डिटेल्स पे देखेंगे, वेट को डिटेल्स पे पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को पढ़ेंगे, फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, सारे सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। टेंशन इज द काइंड ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन द स्ट्रिंग, थ्रेड, रोप, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब इस तरह की चीजों पे लगता है हमेशा। अच्छा, पहला अगर हम लोग वेट का बात करें
तो वेट याद रखना कि वेट जो होता है ना वो हमेशा टुवर्ड्स द ग्रेविटी ही लगता है। जैसे अगर हम लोग कुछ इंक्लाइन भी बनाए, मान लो हम लोग, अच्छा पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे वेट के बारे में थोड़ा। है ना, तो वेट को अगर हम लोग देखें तो वेट का मतलब होता है ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स। तो अगर एक इंक्लाइंड ऐसे बनाते हैं, ऐसे इंक्लाइंड एक बना लेते हैं, मान लो इस तरह का एक इंक्लाइंड बना लिया और एक ब्लॉक यहाँ पे रख दिया इस तरह इसके ऊपर, इसका कुछ मास है m, ठीक है। तो वेट लेकिन तब भी कहाँ लगेगा, ऐसे एकदम टुवर्ड्स ग्रेविटी लगाएगा, लगेगा बिल्कुल इस तरह नीचे हम लोग बनाएंगे एकदम सीधा, ऐसे बिल्कुल इस तरह सीधा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वेट का मतलब होता है एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लो एक ब्लॉक को हम लोग ऐसे ग्राउंड पे रख देंगे सरफेस पे, तब भी वेट इसी तरह लगेगा mg। अगर हाइट पे रख देंगे ग्राउंड से, तब भी नीचे ही लगेगा mg, ठीक है। सो वेट बेसिकली, ग्रेविटेशनल पुल को हम लोग वेट बोलते हैं। जब भी वेट का बात करते हैं तो वेट का मतलब होता है इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो वेट इज बेसिकली अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब होता है मास इनटू जी। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। जी का मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तुम लोग क्लास 9 में ही पढ़ो, 11 में फिर पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल्स में। ये एक तरह का एक्सेलरेशन है जो कि फ्री फॉल की वजह से लग रहा है, कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग बनाए ना इस मोशन में प्रॉब्लम ऐसा बहुत सारा फ्री फॉल का, इसका हम लोग कैलकुलेशन 10 ले लेंगे बहुत बार, है ना। तो वेट इक्वल टू मास इनटू एक्शन टू ग्रेविटी। इस ये हमेशा एक्सपीरियंस होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, और हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, इसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ ही लगेगा। कहीं पे भी हम लोग बना दे डायग्राम वगैरह, वेट हमेशा नीचे दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक ब्लॉक ऊपर यहाँ लगा दिए, तो वेट ऐसे लगेगा नीचे तब भी। अगर हम लोग यहाँ पे रख दिए, किसी ग्राउंड पे रख देते हैं ब्लॉक, तब भी वेट नीचे ही लगेगा, ठीक। अगर हम लोग एक दीवार पे रख दिए किसी ब्लॉक को, ऐसे दीवार है वॉल और यहाँ पे ब्लॉक लगा दिए, इसका भी वेट तब भी नीचे ही लगेगा, ठीक है। इंक्लाइन तो पहले दिखाई दिए हैं, इसमें भी नीचे ही लगेगा। सो वेट हमेशा लगता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द, वेट का डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये डायरेक्शन होता है वेट का, ठीक। तो चलो आज तो यहीं तक हम लोग देखते हैं, टाइम भी हम लोग ऑलमोस्ट हो गया है। अगले क्लास में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, नॉर्मल फोर्स के बारे में, टेंशन के बारे में, और इसके अलावा हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसके बाद, फ्रिक्शन इस चैप्टर के बाद है। और फिर हम लोग इस पे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन। उसके बाद पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग सीखेंगे सॉल्व करना। हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन। इसके अलावा हम लोग फिर देखेंगे मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और ज़्यादा लंबा नहीं है, मैकेनिक्स मोशन जैसा। ये 4-5 क्लास में पूरा हो जाएगा, और इसको घर में बनाओगे सब लोग। आज तो बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक।
तो पीडीएफ हम भेज देते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ओके।